अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और आज मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद साहब। प्रोग्राम के पहले हिस्से में चेयरमैन सेनेट की नामजदगी के हवाले से बात करेंगे। अपोजिशन जमातों ने इस बात का अंदिया दे दिया है कि उनका मुश्तरका उम्मीदवार बलूचिस्तान से ही होगा। अब सादिक संजरानी को इस हवाले से मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है। अब देखना यह है कि इन अपोजिशन जमातों में पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी कि नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो आज वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान कर दिया है कि PTI बलूचिस्तान से नामजदगी की हमायत करेगी। अब दूसरी जानब देखा जाए तो हुक्मरान जमात इस हवाले से खामोश नज़र आ रही है। मुलाकातों का सिलसिला वहाँ भी जारी है, मगर अब तक कोई ख़त्मी नाम सामने नहीं आ सका। अब चेयरमैन सेनेट के हवाले से नंबर गेम्स क्या हैं, कौन सी जमात किस तरह से अपने पत्ते खेल रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और अगले कुछ हिस्सों में बात करेंगे खारजा पॉलिसी की, जो अंदरून कलादम तंजीमों के साथ शायद जुड़ी हुई हो। जनाब बाकिर साहब, इससे पहले कि मुबाहिसा शुरू करें, अगर हम सुन लें कि परसों क्या बात हुई थी, जरदारी साहब की भी खान साहब की भी सुन लेते हैं। तो हम खान साहब से एक और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि क्योंकि खान साहब ने जो पहले दिन हमें अपने 13 सेनेटरों का हिमायत का जो हमें ऐलान किया था, अब हम खान साहब को भी यही कहेंगे कि जो हम पैनल देंगे चेयरमैन बलूचिस्तान से होगा, हमारे ही ग्रुप से होगा, और जो पैनल देंगे खान साहब उसमें हमें और PTI के सारे सेनेटर और PTI की जो पार्टी है वो हमें वो पैनल को सपोर्ट करेगा। हम आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। आपकी हमारी पूरी जो वोट्स हैं, हमारी जो सेनेटर्स हैं, वो सारे आपकी पैनल को वोट देंगे। ये सूरत हाल जो आपने सुना, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन अब सुन लेते हैं कि इन्हीं जमातों का मौक़िफ़ कुछ दिन पहले क्या था। जब कोई चल के आ जाता है तो उसका वज़न ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमने अब क्योंकि हम इकट्ठे हैं जरदारी साहब के उसमें डिस्पोजल पे रख दिया कि वो क्या फ़ैसला करता है। कि 13 अपनी सेनेट की सीट हैं, हम चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के हवाले कर रहे हैं। आज हमारी इसके ऊपर पूरी मीटिंग हुई है और मीटिंग में कंसेंसस है सारी जगह से पार्टी में कि वो पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। जी, आपने जिस तरह देखा, अगर राइट पे कभी खान साहब खड़े होते हैं तो फिर कट हो जाता है और फिर वहाँ जरदारी साहब खड़े होते हैं। जब ग्रैंड अलायंस भी हुई थी तो यही असूल था कि बेशक यकजहत हों, बेशक मुतहद हों, लेकिन स्टेज पे नहीं एक साथ खड़े होंगे। अब भी जाके इमरान खान साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार को हरगिज़ वोट नहीं देंगे, लेकिन उसी सांस में बलूचिस्तान के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। मेरे ख्याल से ये जो डिस्टिंक्शन है थोड़ी सी पेचीदा है, लेकिन शायद आप इख्तिलाफ करते हैं। नहीं जी, इन्होंने जिस तरह एक वाया मीडियम तलाश कर लिया है, जी हाँ, कोऑपरेट करने का। तारुल कादरी पे भी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जिस तरह वो खड़े हुए एक वक्त पे ये कंटेनर पे थे तो बाद में दूसरे कंटेनर पे आ गए। अभी भी कुछ इस तरह की सूरत हाल बन रही है, लेकिन अब जो ज़्यादा गंभीर जो मसला हो रहा है वो जरदारी साहब की कुछ जिसे कहते कन्फ्यूजन की वजह से हो रहा है या कुछ उनके मसाइल की वजह से हो रहा है। जैसे आपने पहले उनसे सुना कि जी हम अपने बंदे आप पे छोड़ रहे हैं, जिस तरह आप इस्तेमाल करना चाहें। आज भी अगर सारी की सारी आप सिचुएशन को, आज पूरे दिन की जितनी भी एक्टिविटी हुई है, पॉलिटिकल एक्टिविटी, चाहे वो मियाँ साहब की तरफ थी जहाँ पे उन्होंने अपने अलाइज को इकट्ठा किया था, या जरदारी हाउस पे आज सारा दिन एक्टिविटी जारी रही, तो वो सारी की सारी रज़ा रब्बानी साहब के इर्द गिर्द हो रही है। जरदारी साहब के फैसले की इंतज़ार है। जब मैंने कुछ लोगों से बात की जो मियाँ साहब की तरफ आज मीटिंग पे थे, तो वहाँ पर एक अफवाह छोड़ी गई, और जिसको हम कह सकते हैं कि मियाँ साहब फेल फॉर द फेक न्यूज़। वहाँ पर जाके बताया गया कि जी जरदारी साहब ने अपना फैसला बदल लिया है और वो रज़ा रब्बानी को नॉमिनेट कर चुके हैं। तो आज इसलिए उस तरह से वो जो एक्सपेक्टेड था कि वो एक चेयरमैन का कैंडिडेट नॉमिनी सामने ले आएंगे, वो नहीं ला सके, और फिर ये अब कल 4:30 बजे तक बात चली गई है। दूसरा आप इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो कि जी पहले कौन झपकता है अपनी पलक ना, तो वो ये देख रहे हैं। PMLN चाहती है कि पीपल्स पार्टी पहले अपना कैंडिडेट लाए। पीपल्स पार्टी इंतज़ार कर रही है कि PMLN पहल कर दे ताकि हम उसको कर दें।
رضا ربانی پہ آج بھی کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے. اب جو جہاں میں نے بتایا نا کہ ان کی اس الجھن نے کس طرح ان کے لیے پریشانیاں بنائی ہیں. ایک تو آپ نے یہ بلوچستان والا دیکھ لیا سین کہ جہاں پر اب وہ 6 کا گروپ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے 2 بڑی پارٹیز کو. دوسری طرف دوسرے گروپ جماعت اسلامی وہ فینس پہ چلی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آخری وقت پہ ڈیسائیڈ کریں گے. JUIF کا ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ اس اپوزیشن والے پینل کو ووٹ دیں. وہ نون لیگ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی بھی انہوں نے اپنا اوپن رکھا ہوا ہے. ساتھ ہی ANP PMLN کی طرف چلی گئی ہے. تو جہاں پر وہ 4-5 کے مارجن پہ تھے, مطلب ان کے پیچھے رہ رہے تھے PMLN کے, اب وہ مارجن بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ نون کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جس طرح سے زرداری صاحب ہینڈل کر رہے ہیں سچویشن کو, یہ کمپلیکسٹی بڑھتی جا رہی ہے. اب دوسری طرف آپ دیکھیں تو یہ جو PTI نے ان کے ساتھ گیم کی ہے, یہ تو زرداری صاحب کی اپنی کنفیوژن کی وجہ سے ہے نا. اگر وہ پہلے دن ہی کہہ دیتے کہ یہ ہمارا امیدوار ہے تو شاید خان صاحب کو ان کی طرف ان کو فالو کرنا پڑتا, کیونکہ خان صاحب کی ایک جو کیٹیگوریکل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے PMLN کو ووٹ نہیں دینا. لیکن وہ اسی جھجک میں رہ گئے. جھجک نہیں رہ گئے, ان کی کچھ ریزرویشنز ہیں. ایک تو ہم نے جیسے کل بھی پروگرام پہ بات کی تھی کہ رضا ربانی صاحب کی اور ان کی پرسنل کیمسٹری زرداری صاحب کی نہیں بنتی. وہ اختلافات جب وہ چیئرمین تھے تب سے چلے آ رہے ہیں. اس کا آپ نے جو ریفلیکشن جو ہے زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ میں بھی دیکھی. پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بھی لیڈر جس کی تھوڑی بہت سی بھی بصیرت ہو, اس کا سم ہاؤ آصف زرداری صاحب کے ساتھ پرسنالٹی کلیش ہو جاتا ہے. پتہ نہیں اس میں کیا لنک ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن اگر باقی صاحب یہ بلوچستان کی طرف آئیں, جو ایک مشترکہ امیدوار کی بات کی جا رہی ہے صادق سنجرانی صاحب کی, اب کیونکہ یہ ابھی نام آیا تو ہم نے کہا کہ چلیں جی وہ ریسرچ کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ملتا ہے. صادق سنجرانی صاحب کی جو پوری پروفائل ایک نکال پائے ہیں وہ یہ 3 لائنیں ہیں کہ صادق سنجرانی ایک پاکستانی سیاستدان ہیں جو ممبر الیکٹ ہیں سینٹ پاکستان کے مارچ 2018 اس سے پہلے وہ گیلانی صاحب کے ساتھ بھی وابستہ رہے, ان کے ایڈوائزر شاید رہے تھے. ایڈوائزر. لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت بات ہے کیونکہ سینٹ کی ایک خاص طرح کی علامتی حیثیت ہے, اور اس علامتی حیثیت کا اضافہ ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کا پہلی بار تاریخ میں چیئرمین سینٹ منتخب ہو رہا ہے. لیکن دوسری جانب میرے خیال سے حاصل بزنجو صاحب نے درست بات کی تھی جب انہوں نے فرمایا کہ ایک طرف یہ ساری علامتی حرکتیں اور دوسری طرف بلوچستان کے اصلاحات کے لیے کچھ تعمیری اقدامات کی بھی بات کریں. چیئرمین سینٹ لگانے سے وہ فرق شاید نہیں پڑے گا جتنا حکومتی ترجیح اور توجہ بلوچستان کو اگر دی جائے. یہ اگر آپ دیکھیں جو پچھلا ٹینیور اور سینٹ کا دیکھ لیں تو ڈپٹی چیئرمین بلوچستان سے تھے, تو ان کی بات وہ بالکل درست ہے. طرح سے اس کے اوپر پراسپیکٹس میں امپیکٹ کرے گا. یہ الیکشن میں جو غیبی امداد ملنی ہے کہیں رک جائے گی. مجھے پتا ہے کہیں سے غیبی امداد شاید نہیں آ رہی یا آ رہی ہے, یہ زرداری صاحب بتا سکتے ہیں. لیکن وہ جو خوف ہے نا ان میں, وہ ان کو شاید روک رہا تھا. کہتے ہیں کہ یہ ایک تھا اس میں. اب یہاں تک کہ اس فیصلے کی وجہ سے ان کی پارٹی کے اندر بھی کافی حد تک رنجشیں بڑھ گئی ہیں. آج جو میٹنگز ہوئی ہیں ان میں آپ دیکھیں نہ تو لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ نہ نیشنل اسمبلی کوئی اس طرح کنکلوژن نہیں ہو پائی. بابر صاحب بھی نہیں تھے وہاں پر, نہیں تھے. اس پر ذرا وقفہ لیں گے. جو آپ نے جناب ابھی اس خوف کی بات کی تھی اس پر بھی میں ذرا بات کرنا چاہوں گا, اور اگلے حصے میں مریم نواز صاحبہ کا بھی ایک اہم بیان تھا یا ٹویٹ تھا, اس کی بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی چیئرمین سینٹ کی اور کون سے شخص منتخب ہو سکتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے کنفیوزڈ صورتحال. باقی صاحب مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا کہ وہ شخص جن کے پاس کوئی 544 ووٹ ہی تھے ان کے پاس سب جا رہے ہیں اور سینٹ کی سیٹیں دے رہے ہیں, اور عمران خان صاحب بھی اس تصویر میں دیکھنے کو ملے تھے. تو نون لیگ کا جو اشارہ ہے وہ تو کلیئر ہے جناب کہ وہی غیر جمہوری قوتیں, وہی شیڈو حرکتیں جو بلوچستان میں ہو رہا تھا وہ اب سینٹ تک جو تحریک ہے وہ پہنچ گئی. اس سے آپ اتفاق کریں گے جناب؟ اسے ایڈ کر دیں. مریم جو دوسری مریم ہے, دوسری مریم وہ جو منسٹر ہے انفارمیشن کی, جی مریم اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے تو کہا کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, تو لہٰذا کچھ کسی قسم کا خوف کا ایلیمنٹ PMLN کی کیمپین میں بھی آتا جا رہا ہے. یہ آپ نے زرداری صاحب کی بھی خوف کی بات کی, اب آپ نون لیگ کی خوف کی بات کر رہے ہیں. نہیں بٹ لوگ کن چیزوں سے خوف زدہ ہو رہے ہیں؟
ये खौफ किस चीज का है? गैर मरई कुव्वतें जो इनविजिबल फोर्सेस हैं उनसे जाके हो रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल में डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इनको लीड लेनी चाहिए, अपने जो इनहिबिशंस हैं, इनके खौफ है, इनको पीछे रख के बढ़ना चाहिए। 10 साल हो गए हमारी जमहूरियत को, अभी तक हम उन्हीं मसाइल में फंसे हुए हैं। क्यों डरते हैं आप किसी चीज से? किसी ने आके किसी को पकड़ के रोका है? आप अपना कैंडिडेट लाए, पीपल्स पार्टी अपना लेके आए, क्यों किसी के पीछे जा रही है? वो जहां तक एक तो 544 वोट की जो स्लर है या ताना है, उससे थोड़ा सा मैं इख्तलाफ इसलिए करता हूँ कि उसने उस इलाके से कॉन्टेस्ट किया जहां पर कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता था। अच्छा। वहां से बड़े डिफिकल्ट, आवारान की शायद उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे मिलिटेंसी की लेवल पे थी कि वहां से इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता था, तो इसने वहां से अपने कागजात जमा कराए। उस दिन भी काफी इन पे अटैक्स हुए थे, तो उन्होंने कराए। तो ये जो एक चीज है ना कि आप जाके बार बार एक बंदे को दें 544, एक और इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां मिलिटेंसी है, वो 5 साल पूरे हो गए टेन्योर के। अच्छा। लेकिन वहां पे इलेक्शन नहीं हो सका। अच्छा। तो ये जो एक बैड टेस्ट में बार बार किसी को होता है ना 544 बार 544, वो चीज गलत है। और पीपल्स पार्टी जो है किसी हद तक जो हमारे पास एक रिटन प्रूफ है कि इनकी ही लाइन पे चल रही है या इनको सपोर्ट करने के बारे में ज्यादा इम्कान है कि वो करेंगे, वो बिलावल साहब की ट्वीट है। अच्छा, जिन्होंने कहा कि हमने हमेशा बलूचिस्तान का, चाहे वो सीपैक हो चाहे डेवोल्यूशन हो, ख्याल रखा, और बलूचिस्तान साउंड्स, चेयरमैन सेनेट फ्रॉम बलूचिस्तान साउंड्स लाइक ए गुड आइडिया। तो एक्चुअली आई एम सो सॉरी सर टू इंटरप्ट, बट जब 70 की दहाई में ईरान की गनशिप्स चला रही होती थी मरी ट्राइब्समैन पे गोलियों की बरसात, और फिर उसके बाद जब आगाज़ हकूक पैकेज कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, और फिर उसके बाद जब असलम रईसानी साहब ने हज़ारा कम्युनिटी के बारे में कहा था कि मैं इनको शायद टिशू भेज देता कि कोई इनके आंसू पहुँच दे, इस जमात ने क्या बलूचिस्तान का ख्याल रखा है? सही तरह मुश्किल लग रहा है मुझे, बल्कि जो पाकिस्तान पीपल्स, बट जो कहा न्यू बिगिनिंग है जनाब, रज़ा रब्बानी साहब तो नहीं कामयाब हो पाए। मुझे पता है मसला क्या है बाकिर साहब, वो ये है कि लोग कहते हैं कि जी भुट्टो जरदारी साहब जो हैं ये एक नई बिगिनिंग है, और बिलावल साहब आके इंडिया जाके एक बहुत खूबसूरत सा इंटरव्यू भी दे आते हैं, एंड ही हिट्स एवरी सिंगल नोट प्रॉपरली। लेकिन बिलावल साहब का जो कॉल है और जरदारी साहब का जो फेल है ना, उन दोनों के बीच इतना ज़्यादा तजाद है। यानी बिलावल साहब निकाब हैं और आसिफ जरदारी साहब जमात की एक्चुअल हरकतें हैं। तो आप कितनी देर अपना रेटरिक तरक्की पसंद रखेंगे और प्रोग्रेसिव रखेंगे और सबको साथ लेके चलने की बातें करेंगे, जब आसिफ जरदारी साहब पीछे से तमाम स्ट्रिंग्स पुल कर रहे होंगे? और उसी जो आपने खुद बात की थी जनाब, पावर पॉलिटिक्स की बात की थी आपने, और ये शैडो हरकतें करते रहेंगे, तो ये मैसेज ये ठीक नहीं जा रहा, पैगाम सही तरह नहीं पहुंच रहा। और पैगाम इसलिए नहीं सही तरह पहुंच रहा, उसका जो सबसे बड़ा नतीजा है वो ये है कि आप मलिक रियाज के वो घर तक महदूद हो गए पंजाब सूबे में। वो जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों पे हम नवाज शरीफ से इख्तलाफ करते हैं, तो हम उन्हें इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए कि पीपल्स पार्टी में ये 2 कैंप्स बड़े देर से इमर्ज हो चुके थे। और ये मियां साहब की वजह से नहीं, मियां साहब की नहीं, तो उन्होंने इस डिवाइड को ये रज़ा रब्बानी का कार्ड प्ले करके बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया। वैसे असद मुझे कुछ एक समझ नहीं आ रहा, कराची के पानी में शायद कोई मसला है कि फारूक सत्तार ने अपनी पूरी पार्टी दाव पे लगा दी एक टिसोरी की खातिर, और यहाँ जरदारी साहब हैं कि चेयरमैन की सीट उनको पकड़ाई जा रही है, ये जी आप चेयरमैन लें, और वो जिद करके बैठे हैं कि मैंने नहीं लेना। उनकी अपोजिशन की गैरत काफ़ी देर से जागी है। ये अपोजिशन की गैरत उन्हें चाहिए था कि आज से 5 साल पहले लगाते। आज पार्टी की कोई स्टैंडिंग होती पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, उनका फ़ायदा ये है कि उनको कोई चैलेंज नहीं आया, उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं अभी तक आया। जो सिंध से कोई बड़ी पार्टी उभरती, MQM अर्बन बेस्ड है, वहां पर उनका उधर ही है कॉन्स्टिट्यूएंसी। इन तमाम बयानात से हटके बाकिर साहब, अगर हम ऐवान बाला के काम पे आ जाएं और काम माने के कानून साजी, तो आपके करीब कोई ऐसा शख्स है जो चेयरमैन सेनेट बन सकता है, जो कानून साजी के हवाले से बहुत अच्छे कवानीन ला सकता भी है? रज़ा रब्बानी साहब के बारे में कहा जाता है कि जी 18वीं तरमीम उनकी मीरास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फ़रहतुल्लाह बाबर साहब ने हालांकि आवाज़ ज़्यादा उठाई और बिल्कुल सही उठाई, कानून साजी उस तरह पास शायद नहीं हो पाई। तो वो कोई है शख्स जो ये सेनेट की लीडरशिप, चेयरमैन बेसिकली लीडरशिप होती है, क्योंकि इसका उस तरह से रोल नहीं है जिस तरह से बाकी नेशनल असेंबली के स्पीकर का या
तो यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जी। और जहाँ तक पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का अपना रिकॉर्ड है, उनकी जो लीडर्स जो है पार्टी लीडर्स का, कि जो लेजिस्लेटिव बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का वो इतना कोई खुशाइंद नहीं है। वो हमने पहले भी डिस्कस किया। अगर इमरान खान को आप क्रिटिसाइज करते हैं कि उसकी अटेंडेंस बहुत कम रही है और वो अपना सेनेट के इलेक्शन में वोट भी नहीं देता, वो देखें आप कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब की भी अटेंडेंस नेशनल असेंबली में कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, नहीं थी। और वो अपने जब दौरे हुकूमत में सेनेट में तो आते ही नहीं थे। तो जो पार्टीज होती हैं वो इंस्पायरेशन अपनी लीडरशिप से ड्रॉ करती हैं कि हमने किस तरह से लेजिस्लेटिव एजेंडा लेकर चलना है। यहाँ रजा रब्बानी साहब की एक पर्सनल कमिटमेंट थी, पर्सनल लीडरशिप थी, जिसकी वजह से आपको सेनेट उस तरह से वाइब्रेंट नजर आती रही। अभी तो फिलहाल क्योंकि बाकी अब देखिए कैंडिडेट जब सामने आते हैं, जिस तरह के नाम आ रहे हैं, उसमें तो रजा रब्बानी साहब के मुकाबले की तो कोई शख्सियत मेरे सामने अभी नजर नहीं आ रही। अब देखते हैं कि कल अब कोई और नाम निकाल के ले आए सामने। बिल्कुल ठीक। बजंजो साहब का लिया जा रहा है पीएमएलएन के कैंप में से, वो भी एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। संजरानी साहब आपके मुताबिक अच्छी चॉइस? अभी मैं इज अ डार्क हॉर्स कि उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, मां सिवाय कि उनका गिलानी साहब के साथ कुछ एसोसिएशन, अब उसके अलावा तो हम उनके बारे में नहीं। अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, वो स्पोक्स पर्सन रहे पिछली गवर्नमेंट के जो बलूचिस्तान में थी, तो उसके अलावा उनका लेजिस्लेशन के ऊपर, उनका इस प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट के साथ कमिटमेंट किस तरह की है या उनके व्यूज़ किस तरह से, हम उनको उस तरह से नहीं जानते जितना रजा रब्बानी साहब के बारे में पता है। और यहाँ तक कि मैंने जैसे अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की कि उनके मुखालिफिन जिनको समझा जाता है वो भी उनकी तारीफ कर रहे हैं कि भाई असूल के आदमी थे, वो मैन ऑफ प्रिंसिपल थे। अब तो मेरा ख्याल में मैसेज जरदारी साहब तक पहले ही पहुंच चुका होगा, तो वो एक रास्ते में अगर वो रुकावट थी तो हट चुकी होगी। ऐसा ना होगा क्योंकि लोगों को इतना ज्यादा कम पता है संजरानी साहब के बारे में, इसी वजह से वो चेयरमैन सेनेट के लिए प्रेफर हो रहे हैं। वो भी जाते हैं, ऐसे हमारे पास हिस्ट्री है। जिस तरह खोसो साहब अभी इंटरिम वजीर आजम बने थे जी, और मोहम्मद खान जुनेजो साहब बिल्कुल, और मेरे ख्याल से एक अच्छे वजीर आजम थे जिन्होंने असर्ट किया था, अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की थी, नाकाम कोशिश की थी। अगले हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की भी बात करेंगे, जो साथ में कुछ दहशतगर्द तंजीमें उसके लिए इंतहाई खतरनाक बन गई हैं। रहेगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दौरा। आखिर में पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे। कल वाशिंगटन में एक अहम मुलाकात में सेक्रेटरी खारजा तमीना जंजुआ साहिबा ने कहा कि अमरीका के लिए भी अफगानिस्तान से ताल्लुकात उतने ही ज़रूरी हैं जितने हमारे लिए, और अफगान मुफाहमती अमल को भी आगे बढ़ाने पर रजामंदी का इशारा दिया गया। अब गो के मामला दोनों जानिब से अभी भी सर्द मोरी का शिकार हैं, मगर इस किस्म के डायलॉग को कितना खुश आइन समझा जाना चाहिए उस पर भी बात करेंगे, और साथ साथ अमेरिका में नई सफ़ीर की तैनाती पर भी बात करेंगे जो ख़बरों की जीनत बना हुआ है। मुख्तलिफ हलकों का भी बहुत कुछ कहना है। जनाब बाकिर साहब, अगर हम पहले आ जाएं थोड़ा सा वो फैटफ की बात कर लें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की भी बात कर लें, जो हो रहा था कि जी इंतहाई कंफ्यूज सूरत हाल कि ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट और ग्रे लिस्ट, और फिर वापस ग्रे लिस्ट पे आ गए, और वो जोड़ा गया था कुछ कलादम तंजीमों के साथ। अब आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जहाँ तक मिली मुस्लिम लीग की बात है तो उनको क्योंकि समात का मौका नहीं दिया गया, और समात का मौका नेचुरल जस्टिस का क्योंकि एक वाज़ेह असूल है, तो इसलिए जो ECP ने उनको रजिस्टर नहीं होने दिया था वो फ़ैसला सेट असाइड हो गया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने ये डायरेक्ट किया कि आप उनको एक फ़्रेश समात कर दें, और उसके बाद फिर इस जमात का जो मुस्तकबिल है वो क्लियर होगा। तो एक तो कानूनी तौर पे हम देख लें कि जी इस जमात का क्या मुस्तकबिल होना चाहिए, जो रियासत का एक एग्जेक्टिव विल था कि कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फ़िलहाल तो उस तरह नहीं देखने को मिली। उनको कई बार आप वो कलादम स्केड्यूल्स में तो शामिल कर देते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर कार्रवाई नहीं हो पाती। अभी जो हमने एक्ट जो इनके ऊपर एक्शन हुआ आपने जनवरी के एंड पे FATF की मीटिंग से पहले आपने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाया, हाँ जिसके जरिए अब ये जमातुल दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पहले वॉच लिस्ट पे थी, अब बैंड ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल हो गई। तो कहा जाता है कि इससे फैसिलिटेट हुआ वो प्रोसेस जिसकी वजह से वो उनको उनके खिलाफ जो है प्रॉपर्टी उनकी सीज की जा सके, कब्जा किया जा सके, उनसे प्रॉपर्टी ली जा सके, और उनके अकाउंट्स वगैरह को
सीज किया जा सके। लेकिन अभी मैं एक इंटीरियर की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी मीटिंग में था, तो वहाँ इंटीरियर सेक्रेटरी साहब ने बताना शुरू किया कि जी हमने 9 डिवीजन्स में पंजाब में 164 उनकी प्रॉपर्टीज काबू अपने उसमें सीज कर ली हैं। उसके अलावा बाकी उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना बताया सिंध में, ना बलूचिस्तान में, ना आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर उनका काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है। ये भी नहीं बताया कि सीज करने के बाद हम उन प्रॉपर्टीज के साथ करते क्या हैं। मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। और इस्लामाबाद में उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो इस्लामाबाद में और गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ उनकी फुटप्रिंट बहुत कम था, हमने सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली। इसका मतलब है कि ये जॉब जो है अभी कंप्लीट होना है। अच्छा। तो दूसरा उनका मसला है कि उन्होंने उनकी जो मेडिकल विंग था जिसमें डिस्पेंसरीज थी, एम्बुलेंसेज थी, वो एक अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी को देना था। अब सिर्फ जो वहाँ पर प्रेजेंटेशन दी गई उसमें कहा गया कि पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने अपने फोकल पर्सन्स इस टेक ओवर के लिए नॉमिनेट कर दिए, लेकिन ये प्रोसेस आगे जा नहीं सका, कोई एक्सप्लेनेशन वहाँ नहीं दी गई। अच्छा। लेकिन अब आप दूसरी तरफ देखें कि जब हम पूरी एक स्पॉटलाइट में आए हुए हैं, तो आज कल शायद प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया ऑन द बेसिस के जी हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच हो रही है। और दूसरा उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात की। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर तो एक वो थोड़ा सा मैं नहीं उस पर रोशनी डालता क्योंकि कुछ रिमार्क्स कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। सॉवरेनिटी पे मैं थोड़ा सा आपको रोशनी डालता जाऊं कि सॉवरेनिटी जिस तरह हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होती। हम एक यहाँ वैसे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी भी नहीं है। हाँ, नहीं है ना। मैंने कहा जिस तरह वो कहते हैं कि वो एब्सोल्यूट है, इस तरह सॉवरेनिटी भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, हमें दूसरों के साथ मिल मिला के साथ चलना पड़ता है। जो सॉवरेन पावर है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास हम अपना जिस तरह से चाहें करें। हमने उसके पावर के बहुत से एलिमेंट्स हैं, सॉफ्ट एलिमेंट भी है, हार्ड एलिमेंट्स भी है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस का बेसिक है जो पढ़ाया जाता है, उसमें एक प्रेस्टीज एक एलिमेंट है। आपको किस तरह से देखा जाता है दुनिया में, वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर हमारा वो चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो जब ब्रॉडर क्वेश्चन आता है ना सॉवरेनिटी का कि हमारी कॉम्प्रोमाइज होती है जब हम दूसरों के कहने पे एक्शन लेते हैं, जमात दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पे, तो वो हमें देखना चाहिए कि जी सॉवरेनिटी के क्या कनोटेशंस हो सकते हैं। अब दूसरी तरफ ये है कि लोगों के यहाँ एक माइंडसेट है कि वो एफएटीएफ के एक्शन को काफी हद तक डाउन प्ले करते हैं कि जी हम तो ब्लैक लिस्ट पे पहले रहे हैं, अब क्या ग्रे लिस्ट पे आ गए तो क्या फर्क पड़ेगा। एक रेपुटेशनल डैमेज है, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा होंगी। कुछ जो मुक्तदर हल्के जिन्हें सबक इससे सीखना चाहिए वो कहते हैं जी ये वेकअप कॉल है, लेकिन हम दूसरों के प्रेशर में नहीं आएंगे। अब देखिए किस तरह से लोग अपने आप को रिफॉर्म करेंगे, ये सब देखना पड़ेगा। अच्छा, और जब वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान कभी फिर किसी जंग में एक प्रॉक्सी का किरदार अदा नहीं करेगा, ये जो इतना पेचीदा मामला बन गया है, अफ़गानिस्तान में जंग जारी है, अमरीकी तारीख़ में ये अब सबसे तवील जंग बन गई है और कुछ देर से बन गई है। जब तक ये ऑक्यूपेशन जारी रहेगी और जब तक पाकिस्तान एयर लिंक्स और लैंड लिंक्स अमेरिका को फराहम करता जाएगा, तो एक तरह का तो प्रॉक्सी का किरदार आप फिर भी अदा कर रहे हैं। आप अमेरिका की जंग को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उससे आपको भी जो भी फायदा हुआ था उस पर आप वो एक कंप्लीटली सेपरेट आर्ग्यूमेंट है। लेकिन जब तक ये ऑक्यूपेशन जारी है जनाब, क्या पाकिस्तान को नुकसान नहीं होता रहेगा? बिल्कुल। जब जो अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कॉस्ट के ऊपर है। आपकी जो आप बात करते हैं 1.5 से 2 बिलियन अफगान रेफ्यूजीज आज भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ के तो माइनर फ्रैक्शन के तो होंगे, बिजनेसेस लोकल रिश्तेदारियां बन गई होंगी, किसी लेकिन अक्सरियत की नहीं है। अक्सरियत यह है कि वहाँ इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं है, वहां जाएंगे तो लोग क्या करेंगे। पाकिस्तान के लिए वहां पीस इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इधर के लिए। जब वो बात करते हैं प्रॉक्सी की, तो वो ये कहते हैं कि जी ये अमेरिकन हमें पुश कर रहे हैं कि हम हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ हम कार्रवाई करें। अब जो पाकिस्तान का बयानिया है कि हम अपने मुल्क के अंदर जंग नहीं शुरू करेंगे, कि अगर हम उन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हम नुकसान हमें मजीद उठाना पड़ेगा, तो हम उस जंग में इनका प्रॉक्सी के तौर पे नहीं प्ले करेंगे। और उनका जो आप उनके बयान को देखें तो वो एक ब्रॉडर जो रीजनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, जहां अमेरिका, भारत और दीगर वो एक साइड पर है, तो पाकिस्तान अपने आप को उस अलाइनमेंट के साथ नहीं देख रहा। बिल्कुल ठीक। इसी नुक्ते पे वक्फा लेंगे और अगले हिस्से में अमरीकी सफीर की तकर्री की भी बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू दोहरा बात होगी नए अमरीकी सफ़ीर अली जहांगीर सिद्दीकी साहब की तकर्री की। कुछ हलकों से तनकीद हुई है। एक हलका जो है ऐसा जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है। ये मुझे बात वैसे बहुत हिलेरियस लगी थी कि वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल अनएक्सपीरियंस्ड आदमी है और उसका कोई तजर्बा नहीं है और उसको इतने अहम ओहदे पे नहीं फायज होना चाहिए। बेशक वो तनकीद जायज़ हो, लेकिन सिर्फ 2 महीने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बिल्कुल रिवर्स बात कर रही थी जब वो सियासी जमात के टिकट्स हैंड आउट कर रही थी और कह रही थी नहीं, यहाँ तो फ्रेश लोगों को आना चाहिए, वो खुद बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कि वो बेशक किसी के बेटे भी हों तो कोई बात नहीं, उनके पीछे उनका एक रेप्यूटेशन है, लोग उनके चाहने वाले हैं। वो तमाम जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या अली जहांगीर सिद्दीकी पे अप्लाई नहीं हो सकती? ये सिर्फ एक पीटीआई नहीं, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं, मैं सिर्फ आई एग्री, मैं सिर्फ इस खसूसी तौर पे सिर्फ पीटीआई की बात कर रहा हूँ। क्रिटिसिज्म इज वेयर इट इज। पॉलिटिक्स जो है नेशनल असेंबली, सेनेट, बिल्कुल डिफरेंट गेम है। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। इस वक्त हम बहुत ज़्यादा मसाइल में हैं। इसके बुनियादी जो असूल हैं इस रिलेशनशिप के या बुनियादें हैं वो गलत हो चुकी हैं। हमारे चंद जो पिछले सालों में या दहाइयों में हमारा जिस तरह का तल्लक रहा उसकी जो बुनियादें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, जो हम रोज़ के रोज़ मसाइल देखते हैं। लेकिन वो यहाँ पर एक आप यंग आदमी को जिसकी डिप्लोमेसी में बिल्कुल नहीं कोई एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसको आप भेज रहे हैं जिसने आज तक की कोई डिप्लोमेटिक पोस्टिंग ही नहीं की। ये वो पोजीशन है जहां पर आप अपने फॉरेन सेक्रेटरीज को भेजते रहे कि जो फॉरेन सेक्रेटरी यहां से पहले गुजर चुके हैं वो जाते रहे। तो इन फॉरेन सेक्रेटरीज जिनका बहुत ज्यादा बेतहाशा तजर्बा है, सॉरी फॉरेन सेक्रेटरी नहीं, ये जो सफीर हैं जो पहले से डिप्लोमेट्स भी रह चुके हैं, उनका बहुत ज्यादा तजर्बा था, फॉरेन ऑफिस के वो स्टॉलवर्ड्स थे, उनके होते हुए बहुत ज्यादा बेहतरी आई थी खारजा पॉलिसी में। नहीं, खारजा पॉलिसी में बेहतरी नहीं है। मैंने आपको बताया कि बुनियादें बिगड़ चुकी हैं। अभी भी जो आप ये अपरेंटली मीटिंग्स देख रहे हैं, आप फॉरेन सेक्रेटरी तमीना जंजुआ गई थी चंद हफ्ते पहले, लीजा कर्टिस यहाँ आई हुई थी, तो कंप्लेक्शन रिलेशनशिप का चेंज नहीं हुआ। आप जो डे टू डे बिजनेस है उसको मैनेज करने के लिए इस तरह की एंगेजमेंट रखे हुई हैं, लेकिन इन हालात में एक इनएक्सपीरियंस को भेजने से ये मुकम्मल एक डिजास्टर हो सकता है। और ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल साइड से है, मुझे जो अभी इतलात है मेरे पास वो ये कि फौज के अंदर भी इसमें रिजेंटमेंट है, गो के वहां पर उसमें कोई उनका फॉर्मल इस तरह से नहीं है। मैं सर अगर वही चेयरमैन सेनेट वाली बात करूं, और ये बिल्कुल डेविल्स एडवोकेसी वाली बात है, मैं तो आपसे इत्तेफाक करता हूं। मेरी बात सुनिए, मेरी एक मिनट बात सुनिए, मैं आपसे पूरी तौर पे इत्तेफाक करता हूं। बहुत पेचीदा सूरत हाल है और पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगड़ते गए हैं अमेरिका के साथ, और यहाँ आपको एक पूरा बात तजर्बा शख्स चाहिए, मंजावा, जिसका एक्सपीरियंस है, जिसने बहुत संजीदा डिप्लोमेटिक पोस्टिंग संभाली हुई हैं और एक तरह से भुगत चुके हैं। लेकिन यहाँ जब फिर से अफवाज पाकिस्तान कहती है कि जी आप ये सफीर पे हमें बहुत एतराज है, वही चेयरमैन सेनेट वाली बात है जी, ये सिविलियन दायरा है, सिविलियंस नहीं कहते कि कोर कमांडर किसको लगाएं, ब्रिगेड कमांडर किसको लगाएं। ये आप लीव दिस टू द पॉलिटिशियंस एंड द ब्यूरोक्रेट्स एंड द डिप्लोमेट्स। नहीं, मैं उसकी पॉलिटिक्स के ऊपर बिल्कुल कंसीड करता हूँ, वो मैंने डिफेंड नहीं किया। यहाँ पे दुनिया के जिस मुल्क को भी देखे फॉरेन पॉलिसी में फौज की इनपुट रहती है, लेकिन वो सफीरों को तकर्रुर नहीं करते, वहां पर अप्रूवल नहीं होती, वरना हुसैन हक्कानी कभी भी पाकिस्तान के एम्बेसडर ना बनते। ठीक है, लेकिन चूंकि वो फिर डिस्कनेक्ट आ जाता है, एक उसके ऊपर मसला बन जाता है, एक आपका जिसे कहते हैं ना एक क्लीवेज सी बन जाती है, वो आगे चल के आपके लिए मसाइल बनते हैं। ये अगर एक तौर पे तो मुझे और काफ़ी सारे लोगों का खदशात है कि शायद उस तरह से डिलीवर ना कर पाए एक्सपेक्टेशंस पे, लेकिन आपके अपने अंदर भी आपकी और मिलिट्री साइड की एक वो जगह फ्रैक्चर पैदा हो जाता है जो ज़्यादा बढ़ के ज़्यादा मुश्किल पैदा हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं। तो ये अब है कि मिलिट्री के अंदर वो समझते हैं कि ये बंदा मुनासिब नहीं है उस पोजीशन के लिए, अच्छा, और किसी और बंदे को होना चाहिए। एक फैसला उन्होंने अच्छा किया जो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक डिप्लोमेट रिटायर हुआ और उसको एक्सटेंशन नहीं दी गई, लेकिन एक गुड डिसीजन फॉलोड बाय ए बैड डिसीजन। जी, ये आपकी अच्छा जनाब, एक कह सकते हैं एक निजी अखबार है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक प्रोफाइल भी निकाली है इनकी, और उन्होंने कहा कि ये वजीर आजम साहब की बेस्ट चॉइस हैं, और उन्होंने बीच में मिजरेबल अवाम का भी हवाला दिया कि मिजरेबल अवाम को बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी अगर इनकी क़यादत सामने आए। उन्होंने फाटा में कुछ खसूसी प्रोजेक्ट भी किए हुए हैं, उनका बिजनेस में भी बड़ा लंबा तजर्बा है, वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं बहुत ज़्यादा अहम कंपनियों का।
تو وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے آپ کو کہ ان کا جو ریزیومے ہے وہ بہت ہی ان کا ریزیومے بزنس پہ اسٹرانگ ہوگا, بینکنگ میں ہوگا, اور پی ایم ایل این کی طرف سے جو اس کا ڈیفینس ایک آ رہا ہے کہ وہاں پر جو واشنگٹن میں اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر بینکنگ اور انویسٹمنٹ سائڈ سے ہے, تو یہ ان کے ساتھ ان کی کیمسٹری بڑی اچھی بن جائے گی. وزیر اعظم صاحب ہوں, ان کا بھی بزنس سے تعلق ہے, جہاں مانڈوی والا صاحب, چاہے مانڈوی والا صاحب ہو, ان کا بھی بزنس سے تعلق ہے. یہ جو نئے ہمارے ینگ سفیر ہیں ان کا بھی بزنس سے تعلق ہے. بڑی اچھی بات ہے, کارپوریٹ کلچر سیکٹر ڈومینیٹ کر رہا ہے. یہ گلوبل ریالٹی آپ امریکہ میں دیکھ لیں, وہاں بھی کارپوریٹ سیکٹر کافی آگے آ گیا. وہاں بھی جب سب سے یہ بڑی بزنس فیملیز آئی تھیں, چاہے وہ بش ہو چاہے ٹرمپ ہو, تب بھی کوئی خاص بہتری نہیں ہے. نہیں بہتری نہیں آئی, لیکن امریکہ کے لیے اچھا نہیں تھا. اب یہ آگے ابھی دیکھیں اس جو پوزیشن کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح سے پچ کیا. انہوں نے اکتوبر کے اینڈ پہ, نومبر میں ایک پاکستان انویسٹمنٹ کانفرنس وہاں کی, وہاں جا کے انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی انگیج کیا. نارملی انویسٹمنٹ کانفرنسز جا کے پالیسی لیول پہ ڈائلاگ نہیں کرتی. یہ پہلی انویسٹمنٹ کانفرنس تھی جس نے جا کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہ ایلس ویلز کے ساتھ بھی ڈائلاگ کیا, اور وہاں پر جو پی ایم ایل این کے لیڈرز تھے ان کو ساتھ لے کے گئے. تو ایک انہوں نے گراؤنڈ پریپیئر کیا اور پچ کیا کہ جناب جے ایس گروپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ. اگر وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جگہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سے بات کر لیتے, جنرل ووٹل سے بات کر لیتے تو بہتر رہتا. نہیں, وہ جنرل ووٹل سے کرتے نہیں, لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے پروجیکٹ کیا انہوں نے اور تیار کیا ہے اپنے. اچھا, یہ باقر صاحب تقرری سے ہٹ کے وہ کوئی خاص اقدامات ہیں ان آنے 2-4 مہینوں میں جو پاکستان کا کوئی بھی سفیر کر سکتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بہت یہ میکرو وجوہات ہیں, بے شک وہ معیشت سے تعلق رکھتے ہوں, بے شک وہ کلادم تنظیموں سے تعلق رکھتے ہوں, بے شک وہ افغان جنگ سے تعلق رکھتے ہوں, جس سے یہ مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا. تو وہ آپ کو جو ایک کسی بھی سفیر کو واشنگٹن میں کرنے کی ضرورت ہے, اور میری خود جو امریکن آفیشلز ہیں اور وہاں کے کانگریس مین سے اگر جو آتے رہتے ہیں پاکستان, تو انگیجمنٹ ہوتی ہے کہ پاکستان کی لابینگ وہاں بہت کمزور ہے. پاکستان کا نیریٹو بک نہیں رہا. اب پاکستان کا جو ایک نیگیٹو پرسیپشن بنا ہوا ہے وہ پریویل کرتا ہے وہاں پر. اب بھلے سے اس کو الزام بھارت پہ دے دے, کیونکہ وہ ایکٹیو ہیں لابینگ میں. وہاں پر لابینگ ایک آرٹ فارم ہے. جی بالکل, وہاں پہ ایکسیپٹڈ نارم ہے, تو وہ چلتا ہے وہاں پر. ہمارے آدمی جب نہیں کرتے تو انہی کانگریس والے لوگوں سے لوگ پوچھتے ہیں کہ why are we paying a country that is sponsoring terrorism. تو آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, چاہے وہ 4 مہینے کا شارٹ ٹرم آپ اس کا رکھیں کوئی ٹائم فریم یا لانگ ٹرم ٹائم فریم. پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ جہاں پر ایک کنسنسس واشنگٹن اور اسلام آباد میں ہے کہ ہمیں انگیج رہنا ہے, تو پاکستان کا جو پرسیپشن ہے وہ اس کو کریکٹ کرنے کے لیے وہاں ایمبیسڈر کو جو کسی طرح سے انگیج کرنا ہے, کانگریس کو بھی انگیج کرنا ہے, امریکن عوام کو بھی انگیج کرنا ہے. تو یہ ایک بہت زیادہ بڑا جو سے ٹارگٹ میں سمجھتا ہوں ہے, لیکن اب کس طرح سے اچیو ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوگا. چلیں, میرے خیال سے آدمی صرف یہی امید کر سکتا ہے, اور بھی آپ کے, ہم تو لابیز نہیں رکھنے پہ راضی ہوتے, اور بھی آپ کے نان ڈپلومیٹک اس طرح کے لوگ تھے جو سفیر بنے تھے. آدمی یہی امید کر سکتا ہے کہ صدیقی صاحب پھر جمشید مارکر کی طرح بنے, حسین حقانی کی طرح نہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. کل تک اجازت دیں, خدا حافظ.